Okay. Good morning to all. Today I will discuss about renewable energy sources. In a part of renewable energy sources, that is the wind energy, we will discuss about. That is the subject of power plant engineering, semester 7. How many types of the renewable energy sources? सभी को पढ़ता है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं बहुत दिनों से. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है अपना नंबर ऑफ टाइप्स होता है. हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं. दिस इज द एनर्जी, द फ्यूल ऑफ लाइफ. तो फ्यूल ऑफ लाइफ है. उसके बाद कई जगह से प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी. सोलर से भी आ रही है, बायोमास से भी आ रही है, हाइड्रो पावर से भी आ रही है, विंड से भी आ रही है, और आपका जियोथर्मल से भी आ रही है. तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. तो सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? हाइड्रो एनर्जी है जो आप देख रहे हैं, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल है, वेव एनर्जी है, बायोफ्यूल है, और बैगेज टाइप की एनर्जीज है. तो हाइड्रो एनर्जी को हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें. वाटर से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी हाइड्रो एनर्जी के नाम से जानी जाती है. विंड एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी को हम क्रिएट कराते हैं थ्रू द विंड मिल, वो विंड एनर्जी के रूप में काउंट होती है. सोलर एनर्जी, सन से जो डायरेक्टली रेडिएशंस आती है, उस एनर्जी को सोलर कलेक्टर के द्वारा में कन्वर्ट किया जाता है. और सोलर कलेक्टर बेसिकली दो तरीके का होता है, सोलर एयर हीटर के फॉर्म में और सोलर वाटर हीटर के फॉर्म में. तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए सोलर कलेक्टर की हेल्प ली जाती है. फिर नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो ये है बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी जितने भी आपके रेसिड्यू टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं, जिसको कि आप वेस्ट फॉर्म में फेंक देते हैं बाहर, उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और वो एनर्जी बायोगैस प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होती है. टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी आपकी, जिसे कि हिंदी में ज्वार भाटे के नाम से भी आप लोग जानते हैं, कि जब कभी टाइड्स वगैरह आते हैं तो उससे जो एनर्जी डेवलप्स होती हैं उसे टाइडल एनर्जी बोलते हैं. और हालांकि इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है, वो टाइडल एनर्जी के रूप में काउंट होती है. टाइडल प्लांट इसके लिए हम लगाते हैं. टाइडल विंड टर्बाइन भी लगती है. जियोथर्मल एनर्जी, आपको पता है कि अर्थ सरफेस में काफ़ी ज़्यादा बोलना चाहिए कि हीट डेवलप हो रही है, तो उस हीट के द्वारा भी एनर्जी जनरेट की जाती है. तो जियो मीन्स होता है अर्थ, और थर्मल मीन्स होता है हीट. तो भूगर्भी तापी ऊर्जा जो कहलाती है, जहाँ पे कि हीट काफ़ी क्वांटिटी में रहती है, तो हीट से एनर्जी जब डेवलप होगी तो उसे जियोथर्मल के रूप में नाम दिया जाएगा. और इसके लिए भी एक प्लांट लगाया था, जियोथर्मल प्लांट कहलाता है. वेव एनर्जी, बायोफ्यूल और बैगेज टाइप की एनर्जी जो है अनदर टाइप की एनर्जी है, ये आपको हम डिस्कस करेंगे बाद में. तो बायोफ्यूल में मल्टीपल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम बायोफ्यूल का नाम देते हैं. आज स्टार्ट करेंगे. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द विंड एनर्जी. दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी क्या है? तो विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्लांट है, छोटा सा विंड एनर्जी प्लांट है, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं बहुत जगह पे. अपने देवास के प्लांट में भी लगा हुआ है विंड एनर्जी का. तो जैसा कि पता है अपने को इसका कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इंट्रोड्यूस द वर्टिकल एंड ओरिएंटल एयर करंट. तो जो अर्थ सरफेस की हीटिंग का डिफरेंस है और एटमॉस्फेयर की वर्टिकल और हॉरिजेंटल एयर का करंट का डिफरेंस है, ये अर्थ के रोटेशन को अफेक्टेड करता है एंड कंटूर ऑफ द लैंड्स को अफेक्टेड करता है. देन जनरेट द विंड. विंड इस तरीके से जनरेट नहीं होती. विंड तभी जनरेट होती है जब यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. तो डिफरेंसेस यहाँ पे हीटिंग सरफेस अर्थ और एटमॉस्फेयर पे हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एयर्स, इसके कारण से हो रहे हैं. तो इसके लिए विंड एनर्जी, जब विंड क्रिएट होती है तो इसके लिए हम एक टरबाइन प्लांट लगाते हैं, विंड टरबाइन प्लांट. जैसे यहाँ पे लिखा है, विंड टरबाइन ऑब्टेन्स इस पावर इनपुट बाय द कन्वर्टिंग द फोर्स ऑफ विंड इनटू ए टार्क एक्टिंग ऑन द रोटर ब्लेड्स. तो विंड एनर्जी जैसे ही विंड फ्लो होती है तो उसको हमको रोटर या बोलना चाहिए, जो भी आपका वहाँ पे शाफ्ट लगी उस पर एक्शन कराते हैं विंड का, जिसके कारण से कि टॉर्क क्रिएट होता है रोटर ब्लेड्स पे.
और रोटर ब्लेड के घूमने के द्वारा एनर्जी जनरेट होती है जनरेटर शाफ्ट पे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द विंड ट्रांसफर टू द रोटर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑन द एयर। तो जितनी भी एनर्जी डेवलप हो रही है, ट्रांसफर हो रही है रोटर पे, ये डिपेंड किससे करती है? डेंसिटी ऑफ द एयर, द रोटर एरिया एंड द विंड स्पीड। इन सब फंक्शनल पैरामीटर पे डिपेंड करती है विंड एनर्जी। PLF, plant load factor of wind farm, is normally in the range of 20% to 30% depending on the site conditions। ये साइट कंडीशंस पे डिपेंड करता है जितना भी आपका प्लांट लोड फैक्टर है। यहाँ पे एक पावर के लिए फार्मूला दिया हुआ है 0.5 इंटू रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी की पावर 3, ठीक है ना। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर जो कि 1.2 होती है केजी पर मीटर क्यूब। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया और ब्लेड एरिया टरबाइन के लिए रहता है। और जो वी है, दिस इज द वेलोसिटी, ये विंड वेलोसिटी रहती है, ये मीटर पर सेकंड में रहती है। ये इसकी टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द विंड टरबाइन, जो आपको पार्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, है ना। वैसे विंड टरबाइन दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन और वर्टिकल विंड टरबाइन। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है विंड टरबाइन का, और उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से विंड फ्लो हो रही है। तो एक ऐसा पार्ट्स है इसमें, नेस्ले करके जो आपका लिखा हुआ है, उसके अंदर के भी पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए कि उसके अंदर क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारी एसेसरीज जो है कनेक्टेड रहती है। जैसा कि टू व्हीलर हम चलाते हैं, तो टू व्हीलर में यदि हमने इंजन बोल दिया तो इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है। वैसे ही ये नेस्ले जो है, इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्ट्स रहते हैं। ये सारे पार्ट्स अपने तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं। उन पार्ट्सों पे बहुत डिटेल पे अपने को नहीं जाना है। विंड टरबाइन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उस पर अपने को जाना है, मूव करना है। तो आप ये एक टावर देख रहे हैं जिसपे कि स्टैंड अप है, विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स लगी हुई हैं वो अटैच है, और हब लगा हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं हब, ब्लेड्स है, ये आप जो देख रहे हैं ब्लेड्स है। हब हो गया, ब्लेड्स लगी हुई हैं। रोटर की टिप हो गई, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रोटर की टिप है। फुटिंग हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, और बाकी अदर एसेसरीज कंपोनेंट्स वगैरह हैं जिसके कारण से कि आपको यहाँ पे विंड एनर्जी की वर्किंग समझने में आसानी रहेगी। अब इंटरनल पार्ट्स यदि हब की बात करें, द हब, तो वो भी बहुत बड़ा डिवाइस रहता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जिसमें कि आप नंबर ऑफ पार्ट्स देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपने पहले कभी ना देखी हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो देख रहे हैं कि इसमें रोटर लगा हुआ है, दिस इज द रोटर। गियर बॉक्स असेंबली पूरी है, ये जो देख रहे हैं गियर बॉक्स है। जनरेटर लगा हुआ है, कंट्रोलर है जो कंट्रोल करता है स्पीड को। एनीमियोमीटर है, विंड स्पीड को मेजर करने का काम करता है एनीमियोमीटर। विंड वेन है, विंड वेन डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, बताती हैं, सिग्नल का टाइप का रहता है। नेस्ले जो हमने बताया था आपको, एक प्रोडक्ट रहता है जिसमें हाउसिंग्स रहती है, अंदर रोटेटिंग पार्ट्स रहते हैं। हाई स्पीड शाफ्ट जो है यहाँ पे लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। और ब्रेक्स जैसे गाड़ियों में रहते हैं वैसे यहाँ पे भी ब्रेक्स लगाए जाते हैं, ताकि सडनली जब कभी वर्किंग को स्टॉप करना है, बंद करना है, तो ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर सके। और पिच वगैरह जो आप देख रहे हैं, क्योंकि दो ब्लेड्स के बीच की दूरी होती है, या बोलना चाहिए दो ब्लेड्स के पिच की जो क्रेस्ट रहती है उनके बीच की दूरी रहती है, दैट इज कॉल्ड अ पिच। विंड डायरेक्शन है जिस पे अटैकिंग हो रही है। तो यहाँ पे सारी एसेसरीज को, सारे कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। ब्लेड्स है, ब्लेड का जो सेक्शन रहता है एरोफाइल टाइप का रहता है, ताकि एयर का जो बोलना चाहिए यूटिलाइजेशन है प्रॉपर तरीके से हो सके। ये सारी चीज यहाँ पे दिखाई गई है। रोटर क्या होता है? द हब एंड द ब्लेड्स टुगेदर आर रिफर टू ए रोटर। तो जो विंड टरबाइन है वो रोटर, शाफ्ट और गियर बॉक्स से जुड़ी हुई चीज रहती है। यहाँ पे जो शाफ्ट है, दो तरह की शाफ्ट यूज की जाती है, जो कि एक जनरेटर शाफ्ट होती है, इट इज यूज फॉर द लो स्पीड। जो दूसरी शाफ्ट है वो हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये आपकी डिफरेंशियल में लगी रहती है। गियर बॉक्स होता है, गियर कनेक्ट द हाई एंड द लो स्पीड शाफ्ट and increase the rotational speeds from about the 10 to 60 rotations per minute to about 1200 to 1800 rpm. The rotational speed
रिक्वायर्ड बाई मोस्ट जनरेटर टू प्रोड्यूस पावर। यहाँ पे रोटेशनल स्पीड जितनी भी है उसको लेने के लिए प्रोड्यूस पावर को प्रोड्यूस किया जाता है और ये गियर बॉक्स के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। अब जनरेटर क्या होता है? जनरेटर जैसा कि आईसी इंजन के उसमें आपने देखा कि वहां पे भी हमने कहीं पे जनरेटर लगा दी कि उसकी पावर को यदि हमें कहीं पे सप्लाई करना है तो जनरेट कराने के लिए एक जनरेटर लगा दिया। द जनरेटर इज व्हाट कन्वर्ट द टर्निंग मोशन ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड्स इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो जितनी भी विंड टर्बाइन ब्लेड्स पे एनर्जी आ रही है वो जनरेटर का काम रहता है। इनसाइड दिस कंपोनेंट कॉइल्स ऑफ वायर आर रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट जनरेटर डिजाइन प्रोड्यूस आइदर अल्टरनेटिव करंट और द डायरेक्ट करंट। जितने भी जनरेटर हैं या तो वो एसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं या वो डीसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर अवेलेबल इन लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट पावर रेटिंग। ये जितने भी हैं अवेलेबल रहते हैं कि आउटपुट अच्छे तरीके से जनरेट कर सकें। द जनरेटर रेटिंग और साइज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द विंड टर्बाइन ब्लेड बिकॉज द मोर एनर्जी कैप्चर बाय द लॉन्गर ब्लेड। जनरली जनरेटर की जो डिजाइन की जाती है उसका जो सिर्फ मेन पर्पज रहता है वो डिजाइन करने के लिए पीछे लॉजिक ये है कि कितनी विंड वहां पे फ्लो हो रही है, टरबाइन की जो ब्लेड का साइज है वो कितना बड़ा है या कितनी एनर्जी कैप्चर कर पा रहा है। इन सब चीजों पे जनरेटर की डिजाइन डिपेंड करती है। अब बात करें यदि कंट्रोलर की तो कंट्रोलर जो रहता है टर्न द ब्लेड्स ऑन एट 8 to 16 mph and shut them down around 65 to prevent any high wind damage। कंट्रोलर का ये काम रहता है। टावर tall tubular, the taller the towel metal shaft the more power produced। टावर इज अ फंक्शनल डिवाइस जिसका कि मेन आपका ब्लेड्स वगैरह माउंटेड रहती है, जनरेटर वगैरह लगे रहते हैं, ये टावर होल्ड करता है। टरबाइन बेसिकली यहाँ पे दो तरीके की दिखाई गई हैं, एक हॉरिजेंटल एक्सेस विंड टरबाइन है, दूसरी वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन है जो आप देख रहे हैं। तो विंड टरबाइन कॉन्फ़िगरेशंस में यदि आप देखेंगे तो हॉरिजेंटल एक्सेस व्हेन द एक्सेस ऑफ द turbine is a horizontal manner that is called a horizontal axis turbine। In a case of vertical axis turbine the axis of the turbine is if the vertical manner that is called a vertical axis। हर किसी के लिए रोटर डायमीटर या रोटर हाइट बनाई गई है। तो रोटर डायमीटर यदि देखेंगे तो चूंकि हॉरिजेंटल एक्सेस में ब्लेड आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म में रहती है तो रोटर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होता है और रोटर की ब्लेड यहाँ पे लगी हुई है। सिमिलरली जो गियर बॉक्स है वो इनसाइड ऑफ दिस जनरेटर इस असेंबली के रहता है, नेस्ले असेंबली के अंदर। जनरेटर भी आपका नेस्ले असेंबली के अंदर रहता है। टावर जो कि सारी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, यदि टावर नहीं होगा तो टरबाइन लगा नहीं सकते हम। इसी तरीके से यहाँ पे रोटर की हाइट को दिखाया गया है वर्टिकल एक्सेस टरबाइन में। तो वर्टिकल एक्सेस टरबाइन में जो रोटर डायमीटर रहता है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में रहता है क्योंकि ब्लेड आपकी हॉरिजेंटल रहती है, इसकी एक्सिस वर्टिकल रहती है और वर्टिकल एक्सिस के कारण यहाँ पे जो ब्लेड्स है हॉरिजेंटल मैनर में लगाई जाती हैं। तो रोटर की जो हाइट रहती है वो टॉप टू बॉटम काउंट होती है कि कहाँ तक उसकी हाइट है, कहाँ तक उसका ब्लेड एक्शन एरिया है। जनरेटर जो है बॉटम साइड पे लगी हुई है गियर बॉक्स जो कि नेस्ले कंट्रोलिंग करता है। जो दूसरी चीज देख रहे हैं फिक्स पिच रोटर ब्लेड वो ये है कि थ्रू आउट द ब्लेड के सेक्शन में पिच जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टरबाइन, ओरिएंटल एंड वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। अकॉर्डिंग टू द यूज ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। टू टाइप्स की जो विंड टरबाइन में इनमें यहाँ पे आपके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। यदि वर्टिकल एक्सिस टरबाइन की बात करेंगे तो इट कैन प्लेस जनरेटर ऑन द ग्राउंड। तो जनरेटर को ग्राउंड पे प्लेस कर सकते हैं, दिस इज द मेन एडवांटेज। एंड यू डोंट नीड ए योर मैकेनिज्म फॉर द विंड एंगल। एंगल बनाने के लिए, ब्लेड एंगल बनाने के लिए हमें योर मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है वर्टिकल एक्सेस में। सिमिलरली डिसएडवांटेज की बात करें तो लोअर विंड स्पीड रहती है ग्राउंड लेवल पे, दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। लेस इफिशिएंसी रहती है, सेकंड डिसएडवांटेज। रिक्वायर्स ऑफ पुश टाइप का एक डिवाइसेस रिक्वायरमेंट रहता है ताकि एयर के मोशन को कंट्रोल कर सकें या कैप्चर कर सकें। अब यदि बात करेंगे हॉरिजेंटल विंड टरबाइन की, विंड एक्सेस टरबाइन की, तो हायर विंड स्पीड मिलती है, ग्रेटर इफिशिएंसी रहती है। डिसएडवांटेज के रूप में देखेंगे तो एंगल ऑफ टरबाइन इज रिलेवेंट रहता है टरबाइन का एंगल।
और डिफिकल्ट एक्सेस टू द जनरेटर फॉर रिपेयर्स। बहुत जल्दी या अच्छे तरीके से उसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है ब्लेड को। अब एनर्जी किस तरीके से डेवलप होती है काइनेटिक टू इलेक्ट्रिक, ये हम समझ लें। तो विंड हैज ए काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ मोशन जो रहती है काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे कैपिटल एम लिखा गया है एम स्मॉल एम की जगह, जो कि मास ऑफ एयर पर सेकेंड है। v इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी d। तो मास जो रहेगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड द डायमीटर, एंड डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज द 1.29 kg पर मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड जो वैल्यू ली आती है 1.28 ली आती है। द मास ऑफ एयर पर सेकेंड जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू ए यू एंड डी। तो यू इज द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इज द विंड। तो विंड वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में रहती है, एरिया आपका मीटर पर स्क्वायर में रहता है, और डी डायमीटर आपका मीटर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मास निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ द हू इज द रेडियस स्क्वायर, ये आपका निकल के गया पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में। टरबाइन कैच द विंड एनर्जी विद देयर प्रोपेलर लाइक द ब्लेड्स। यूजलिंग 2 or 3 blades are mounted on a shaft to form a rotor, and the wind turbine blades act in an airplane wing. When the wind flow, a pocket of low pressure air forms on the downwind side of the blades. Air pressure जितना भी लगाते हैं that is the force exerted on an object by the weight of particles in air. ये आपका एयर प्रेशर रहता है। एंड मेजर इन इंचेस ऑफ मरकरी, इंचेस ऑफ मरकरी में इसको मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है तो उसको देखते हैं, या मिली बार्स वगैरह में भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो 1.01325 बार रहता है एट ए 15 डिग्री टेम्परेचर। When air pressure is low in one locality, such as the downwind side of a wind turbine blade, air from another R will rush to equal out of the air pressure. ये आपका एयर प्रेशर जो रहता है हर किसी ब्लेड सेक्शन में अलग अलग तरीके से एक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द कि किस तरीके से ब्लेड के डिजाइन को किया गया है। ब्लेड के डिजाइन के हिसाब से विंड एयर जो है फ्लो होती है। The low pressure air pocket created by the wind turbine blade then pull the blade towards it, causing the rotor to turn. The process is referred to as a lift. The force of the lift is actually much stronger than the wind force against the front side of the blade, which is called drag. तो ये सारी चीजें आपकी एक लिफ्ट के रूप में बोलना चाहिए कवर होती है, या बोलना चाहिए विंड फोर्स जब अटैक करता है ब्लेड पे तो वहां पे जितना भी मोशन प्रोड्यूस होता है उसके कारण से एनर्जी जितनी डेवलप होती है वो काउंट होती है ड्रैग एनर्जी के रूप में। द कॉम्बिनेशन ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग कॉजेज द रोटर टू स्पिन लाइक ए प्रोपेलर। तो जितना भी कॉम्बिनेशन है ड्रैग और लिफ्ट का वो रोटर को स्पिन करने के लिए जैसा कि प्रोपेलर आपका मूव करता है उसके लिए रहता है। causes the spinning of the turbine shaft. When the shaft spins, kinetic energy of the movement is converted by the generated into a usable electricity. जितनी भी शाफ्ट स्पिन करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो मूवमेंट है कन्वर्ट होता है जनरेटर के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम उसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी टू यूजेबल एनर्जी दैट इज द रोटेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। जब रोटेशन होगा तो विंड फ्लो हो रही तो रोटेशन होगा, और रोटेशन होने से एनर्जी डेवलप होगी। तो दो तरह के यहाँ पे फोर्सेस लगते हैं, एक लिफ्ट फोर्स लगता है, एक ड्रैग फोर्स लगता है। तो ड्रैग फोर्स अलोंग द डायरेक्शंस रहता है, जबकि लिफ्ट फोर्स आपका परपेंडिकुलर जा रहता है, जो कि एनर्जी को काफी ज्यादा डेवलप करने का काम करता है। बर्नौली प्रिंसिपल जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने देखा था कि बर्नौली प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ती है। अब बर्नौली प्रिंसिपल ऐसा है कि यदि हम बात ये लेके चले कि मास फ्लो रेट जो ब्लेड में है एयर का वो कांस्टेंट है, तो उस केस में हमें बर्नौली प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक एट वन सेक्शन प्लस एनर्जी ऑफ द प्रेशर एट वन सेक्शन इज इक्वल टू
energy of the pressure at another section plus energy of the kinetic at the another section. So if kinetic energy at one section is 5 and pressure energy at one section is 11, that means it is a 16. 11 plus 5 करेंगे तो 16 होगा. And energy pressure if the section of 2 is dropped to 1 and the kinetic energy increase to a 15, तो kinetic energy कितनी आपकी increase कर जाएगी, वो 15 increase कर जाएगी. तो ये चीज अपने को देखने लायक है कि आपको 16 यदि यहाँ पे मिला था सेक्शन 1 में, तो 16 आपको आउटपुट सेक्शन पे भी मिलना चाहिए. अब वो किस फॉर्म में मिलता है ये देखने वाली बात है. तो आपकी यहाँ पे एनर्जी यदि प्रेशर एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. Setup types, that is the standalone, utility power grid, combined, a photovoltaic solar cell system. This is the setup types. तो standalone की बात करेंगे तो it is not connected to a power grid, that is the standalone. Power created is directly channelized into the power side. यूटिलिटी पावर ग्रिड की बात करेंगे तो स्टोर एनर्जी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कनेक्शन मस्ट बी अवेलेबल. यूटिलिटी यदि पावर ग्रिड का इस्तेमाल करना है, सुना होगा आपने, इस टाइप के स्टेशंस बनते हैं. फिर है कंबाइंड फोटोवोल्टिक सोलर सेल सिस्टम. यदि सोलर सेल माउंटेड है तो उसके कारण भी एनर्जी डेवलप होती है. सोलर जो सेल है वो सिलिकॉन टाइप के बने रहते हैं. व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट. विंड प्लांट क्या होता है? Large number of wind turbines are usually built close together to form what is referred to as a wind plant. Wind plant का जनरली यूज विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. और विंड प्लांट जो है, इट इज द कंसिस्टिंग ऑफ द many number of small units of the wind turbine. The world largest wind power plant located off the coast of Oregon has a 450 wind turbines and generate the 300 megawatt hour of energy and the meets the needs of 70,000 homes. तो आप ये देख सकते हैं कि 450 विंड टर्बाइन की यूनिट एक बोलना चाहिए इस क्षेत्र में लगा हुआ है. यहाँ की विंड प्लांट है और एनर्जी जो है 300 मेगावाट आवर की एनर्जी जनरेट कर रहा है और 70,000 घरों की जरूरतों को पूरा कर रहा है. एंड दिस प्रैक्टिस यूटिलाइज एन एरिया suited for wind energy by deploying multiple units. ये प्रैक्टिस जो रहती है विंड एनर्जी की मल्टीपल यूनिट्स को एक साथ लेके चलने वाली रहती है. अब लिमिटेशंस क्या है? That is the limit to the amount of energy that can be harnessed by an individual wind turbine. The more the kinetic energy that a wind turbine pulls out of the wind, the more the wind will be slowed down at its lifts. If a designer tried to extract all the energy from the wind, that is air would move away with the speed 0. Air prevented from the entering the rotor of the turbine, that is the limitations of the wind energy power plant. If the designer did the exact opposite and allowed the wind to pass through the wind turbine without being hindered, all again energy will not be cultivated because rotor blades will not be spun and the shaft will not spin. Kinetic energy will not be connected into the electricity. The main limitation, that is the energy प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही ब्लेड के द्वारा, ये देखना रहता है. उसके बाद जो उसके कंपोनेंट वहां पे लगे हुए विंड टर्बाइन के अटैचमेंट लगे हैं, वो पूरी तरीके से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकी लिमिटेशंस रहती हैं. साइड लिमिटेशंस पे यदि बात करेंगे तो डायरेक्शन दैट विंड ट्रेवल्स इन, एंगल ऑफ द टर्बाइन रोटर्स आर important limitations and consideration. Wind at a site being slowed down by each turbine, that is the limit to amount of individual unit at site can support. So these are the limitation जहाँ की एंगल ऑफ टर्बाइन प्रॉपर नहीं होता है, जहाँ की विंड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होती है, वहां पे यदि आपने साइट लगा दी तो दैट इज द साइट लिमिटेशंस. विंड एनर्जी यदि बात करेंगे विंड एनर्जी की, तो विंड पावर टेक्नोलॉजी को डोमिनेट करने का काम है ऑनशोर इंस्टॉलेशन लैंड बेस पे रहती है ऑफ टर्बाइन के. एंड विंड पावर इज यूज्ड फॉर द बोथ कैप्टिव कंजप्शन एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर प्रोड्यूसर.
विंड एनर्जी प्रेजेंट सिनारियो की यदि बात करेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बन गई है आजकल। एंड ग्लोबली यदि बात करेंगे तो ग्रो अप हो रही है एवरेज रेट ऑफ 27% पर एनम ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। इंडिया की यदि बात करेंगे तो एवरेज रेट ऑफ ग्रोइंग जो कर रही है 33% पर एनम कर रही है ओवर द पास्ट 9 ईयर्स। प्रेजेंटली इंडिया इज रैंक 5th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। एंड द विंड एनर्जी ड्राइवर एंड द चैलेंजेस क्या है ये आप देख सकते हैं। ड्राइवर्स की यदि बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है विंड एनर्जी प्लांट लगाने के लिए, विंड पावर प्लांट के लिए। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है बनी हुई है कि अब वो दूसरे एनर्जीज जो रिन्यूएबल टाइप की उसकी भी कॉस्ट जो आ रही है उससे कॉम्पिटिट कर रही है। ग्लोबल शिफ्ट टू द क्लीन एनर्जी, ग्लोबली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम क्लीन एनर्जी के रूप में यूज कर सकें। चैलेंजेस की यदि बात करेंगे तो दैट इज द वेरिएबल आउटपुट, वेरिएबल आउटपुट के फॉर्म में रहती है। दूसरा यदि देखेंगे तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द विंड फार्म्स है। तीसरा देखेंगे तो लैकिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चैलेंजेस अभी इसमें बहुत सारे हैं कि आउटपुट बहुत फिक्स टाइप का नहीं है, विंड फ्लो के डायरेक्शन पे रहती है। यदि विंड फ्लो नहीं रहेगी तो आउटपुट वेरिएबल रहेगा। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है या बोलना चाहिए लिमिटेशंस है, चैलेंजेस बना हुआ है अनअवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड फॉर द विंड फार्म्स, विंड फार्म्स को लगाने के लिए लैंड की अनअवेलेबिलिटी नहीं रहती है। फिर है लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो आपकी बनी हुई है विंड एनर्जीज में। तो आज के लिए इतना है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमने विंड एनर्जी की डिस्कशन किया, उसके आगे हम आपको दूसरी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द अनदर काइंड्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बता दीजिए, टाइम 4 मिनट बचे। अटेंडेंस में बाद में कौन आया है? रोल नंबर 45। सौरभ आया है। रोल नंबर कितना सौरभ? सर मेरा हो गया था अरुण कुमार। 10 है। आदर्श दो के सर मेरा अनूप कुमार नापित 10। रोल नंबर 45 सर, संदीप। 45 यस सर। संदीप और सर अरुण कुमार का हो गया था। अभी आप लोग जो हैं इंक्लूडिंग मी 17 का मतलब 16 होना चाहिए। 4 सर 44 3 7 11 सर 28। हाँ कितना? 28 एक 44 भी है। 20। नेलवा हाँ कितना बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर 44 सर। हाँ 44 लगा दिया। 28 सर। लगा हुआ है। 39 सर 0 हेलो ठीक है, attendance बराबर हो गया। 10 हाँ लगा हुआ है। 10 लगा दिया। बाकी सबकी लगा दी थी, कर रहे थे कोई नया सर 28 का लगा दिए बेटा, लगा दिया है ना। मैं चेक 03 सर। आपको के नोट्स आपको कॉपी बनानी है तो पता ही है सभी को, कॉपी बनाइए। और आपको सॉफ्ट कॉपी में जो पीपीटी बता रहा हूँ उसको मैं आपको दे दिया करूँगा ग्रुप में, तो वो आप करते रहिए, ठीक है, लिखते रहिए। अभी से नोट्स बनाना करेंगे चालू तो आपके वैसे भी एग्जाम थोड़ा सा डिले ही रहेंगे, नवंबर दिसंबर तक ही रहेंगे, दिवाली के बाद ही होंगे एग्जाम। सेमेस्टर आपका रहेगा, बड़ा रहेगा ज़्यादा, तो कोशिश करें कि जो टाइमली चीजें मिल रही हैं वो पूरी करते हैं, ठीक है। आदित्य पांडे लगा दिया अटेंडेंस आपके आदित्य, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। एक फोटो और अभी ले लेते हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग के लिए। और कौन है? सौरभ, अमित, वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके ओके सर। थैंक यू।